नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 में प्रखर गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 को हल कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आते होंगे। इसी कड़ी में शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न होगा संख्या ज्ञान की समझ के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान भरनी है। इसका पहला प्रश्न है, जैसे 27,879 है तो इससे अगली जो संख्या होगी, आप सरल भाषा में इसे हल करना चाहो तो आप इससे अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 27,000 जो 879 इसमें 1 प्लस कर दोगे तो वो अगली संख्या आपको नज़र आ जाएगी। इसी प्रकार 27,880, उसके बाद 27,881, 27,882, फिर 27,883, उसके बाद 27,884 हो गए। तो हम इसी तरीके से अपन खाली जगह को भर सकते हैं। आगे दूसरा देखें तो यहाँ पे 6,12,403 है तो इससे जस्ट अगली संख्या है वो बतानी है। तो 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407 और 6,12,408 जो है ये आपकी अगली संख्या आ जाती है। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को। तो यहाँ -3 है और -3 से थोड़ी बड़ी संख्या देखें तो -2 होती है। -2 से बड़ी संख्या है -1 और -1 से बड़ी संख्या है 0 और 0 से बड़ी संख्या 1 और 1 से बड़ी संख्या 2 है। तो ये इस प्रकार आप इस खाली जगह को भर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा प्रश्न जो है वो आपका है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। सबसे जो बड़ी संख्या उसके ऊपर आपको गोला लगाना है। तो ये देखो इसका 5,743, 3,745, 5,745 और यहाँ 6,354 है। तो ये 5,000 3,000 की सीरीज है, जबकि ये 6,000 की सीरीज है। आपको क्या करना था, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना था। तो यहाँ सीधी सी बात है कि बड़ी संख्या आपकी इसके अंदर कौन सी है, यही आपकी बड़ी संख्या है 6,354। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे में 38,791, 37,981, 37,891, 38,971 है। तो आप यहाँ देख सकते हो तीनों में पहला जो अंक है ये तीनों में 3-3 है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें बराबर हो रही है। तो इससे अगली संख्या देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। तो इन 7 में इनको बाहर निकाल देंगे अपन, क्योंकि ये 7 वाली अपने को बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो अब 8 वाली संख्या में देखेंगे, ये 8 और ये 8 दोनों 38 बराबर है। अब देखो बड़ी इनमें से कौन, यहाँ 7 है और यहाँ 9 है। तो 9 बड़ा होता है, इसलिए आपका जो इसमें ये को है आपकी सबसे बड़ी संख्या है 38,971। अब बढ़ते हैं दूसरे का दूसरा प्रश्न। अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है आपको घटते क्रम में लिखना है। आपको किस में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। कौन सा क्रम होगा आपका, घटते क्रम में लिखना है। तो देख लेते हैं घटते क्रम में कैसे लिखते हैं। इसमें भी आपको संख्या पहले देखनी है कि 84,776 है, फिर ये 6,31,678 है, 94,776 है, 32,774 है, 58,779 है, या 3,71,774 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये घटते क्रम में तो सबसे बड़ी संख्या पहले होगी। तो लाख वाली संख्या 2 है, इधर 3 लाख है और इधर 6 लाख है। तो 6 लाख वाली संख्या पहले लिखेंगे, 6,31,778। इसी तरह फिर 3 लाख वाली देखेंगे तो 3,71,774। इसी तरह ये लाख वाली संख्या दोनों होने के बाद में अपन हज़ारों में जाएंगे। तो यहाँ 84,000 है, यहाँ 94,000 है, यहाँ 32,000 है, यहाँ 58,000 है। तो 94,000 को ले लेंगे। तो 94,776, फिर इससे छोटी है 84, तो 84,776, फिर इससे छोटी 58 है तो 58,779, फिर 32 है तो 32,774 है। इस तरीके से आपको अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब ही ये होता है घटते क्रम में लिखना है, धीरे धीरे घटना है। संख्या बड़ी पहले लिखोगे तो छोटी संख्या धीरे धीरे आती रहेगी। इसी तरह देख लेते हैं अपन दूसरे का तीसरा, आरोही क्रम में लिखिए। अब इसमें देखेंगे तो -10 है, -4 है, 3 है, -15 है,
जीरो है, 5 है, 10 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे और इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी -15, फिर उससे बड़ी संख्या है -10, -10 से बड़ी है -4, -4 से बड़ी है 0, 0 से बड़ी है 3, 3 से बड़ा है 5 और 5 से बड़ा है 10। इस प्रकार ये आपका क्या है, धीरे धीरे आपका बढ़ते क्रम है। तो हमने पहले घटते क्रम में लिखा, अब अपन बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, आरोही क्रम को बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। आपका जो प्रश्न नंबर 3 है उसका पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। कुछ प्रश्न अंकों में लिखने के हैं तो कुछ प्रश्न शब्दों में लिखने के हैं। पहला देख लेते हैं 20,024। तो 20,024 ये अंकों में लिख दिया। इसी तरीके से ये अंकों में लिखा हुआ है 78,056, तो इसको शब्दों में लिखना था, तो 78,056 है, ये मैंने शब्दों में लिख दिया। आप भी इसे 100 तक की गिनती आपको अच्छी तरह से आती है तो आप आराम से लिख सकते हो। तीसरे का दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 में 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाओगे तो हो जाएगा 2,05,779, 2,05,779 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बनाओगे तो हो जाएगा आपका 9,76,520, 9,76,520 है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और 2,05,779 है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तीसरे का तीसरा देख लेते हैं, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। आपको विस्तारित रूप लिखना है। जैसे 8,946 है, इसका विस्तारित रूप लिखोगे 8 का 8,000, 9 का 900, 4 का 40 और 6 का 6। यानी जो इकाई के स्थान पर आएगा तो एक संख्या रहेगी, दहाई के स्थान पर आए 2 संख्या रही, सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 संख्या, और 1000 के स्थान पर है तो 4 संख्या हो गई है। इसी तरह 25,056 है, तो 25,000 में पहले 20,000, फिर 5,000, फिर 0 का कोई मान नहीं है, फिर 50 और फिर 6, इस प्रकार लिखना था। तो ये हो गया है प्रश्न आपका 3 नंबर कंप्लीट। और प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है, इसका पहला प्रश्न देखें तो दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। निम्नलिखित जो भिन्न है इनको प्रदर्शित करना है। तो मैंने आपको बड़े ही विस्तार से इसमें समझा रखा है कि आप 0 से शुरुआत कर रहे हो तो आप कह सकते हैं कि भाई 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। अब 5/5 आया और यहाँ 1 लिखा हुआ था, इसका मतलब है 5 को 5 से काटोगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो आपको पूछा है कि 3/5 कहाँ प्रदर्शित करेंगे, तो 3/5 यहाँ प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह फिर 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, 10/5। यानी 5 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसलिए ये 2 आ गया। अब आपको प्रदर्शित करना है 8/5, तो ये हुआ 8/5, फिर 9/5, ये 9/5, 10/5, ये हुआ 10/5। 10/5 का मान देखोगे तो क्या होगा, 2 होगा। 5/5 का मान क्या हुआ था, 1 हुआ था। इसी तरह आप इसको हल कर सकते हो। चौथे का दूसरा देख लेते हैं, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। प्यारे बच्चों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी भी संख्या में 10 का, 100 का, 1000 का भाग करते हैं तो आपको ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे 10 है तो एक संख्या छोड़ के आप दशमलव लगा के उस भाग को तुरंत अच्छी तरह से हल कर सकते हो। जैसे यहाँ 15 है, 15/10 है, तो यहाँ 15 में एक बीच में पॉइंट लगाया, 1.5 जो है ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह यहाँ 100 है और ऊपर 2 संख्या है, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 2 जैसे ये 38 है, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर 0 आ गया, यानी 0.38 जो है ये आपका उत्तर आ गया। तो 0.38 उत्तर आता है। ये भाग देने की स्थिति में आपको ऐसे करना होता है। 4 नंबर प्रश्न का तीसरा देख लेते हैं, छोटा बड़ा बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसे 1/2 का मतलब ये समझो कि भाई आधा है, और यहाँ 9/9, 9 में 9 काटेंगे तो 1 होगा, यहाँ पूरा है, यहाँ आधा है, यहाँ पूरा है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। यहाँ ये पूरा है 1, ये 7/8 छोटा है, इसलिए ये इधर बड़ी होगी। तो ये प्रश्न जो आपका 4 नंबर था वो मैंने हल करवा दिया है। अगर आपको अच्छा समझ में आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में कमी मत छोड़ना। आगे प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं। ये संक्रियाओं की समझ पर आधारित प्रश्न होंगे आपके, जैसे हल करना
आप सबको 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो जोड़ तो आती है, आप इस जोड़ को आसानी से रफ कॉपी में कर सकते हो और ये उत्तर अगर आ रहा है आपका जोड़ में तो आपकी जोड़ सही है। इसी तरह इन दोनों को जोड़ोगे तो ये अगर उत्तर आपका आ रहा है तो ये आपका सही उत्तर है। इसी तरह अगला देख लेते हैं, तीसरा 5वें का। ये आपको थोड़ा कठिनाई होगी समझने में, ये प्रश्न हल कैसे करते हैं। इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 0.35 है, इसमें आप 5 का भाग देते हो तो भाग नहीं जाने की स्थिति में ये लिख दोगे और फिर भाग नहीं जा रहा है तो ये 35 उतारोगे तो 7 पंजे 35, 7 आगे 35 जीरो। इस तरीके से 0.7 जो है ये आपका उत्तर इसमें सही होगा। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। 6 का पहला प्रश्न देखते हैं। संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों के गुणनफल कितना होगा। तो इसमें पहला जो 4 ये है इसका मान हो रहा है 4000 और 2 ये है इसका मान हो रहा है 40। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है यानी गुणा करना है। तो ऐसी स्थिति में 4000 को 40 से गुणा करोगे तो आपका ये उत्तर आएगा 1,60,000। तो इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं 6 का दूसरा। कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3,079, 5,768, 9,014, 12,306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। तो ये 4 दिनों का योग पूछा है, चारों को जोड़ लोगे, इन चारों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका उत्तर अगर ये आ रहा है 30,167 आ रहा है तो आपका सही होगा। इसमें मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको जोड़ करनी आती है। जो प्रश्न आपके लिए कठिन होगा उस प्रश्न का जवाब मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप में देने का प्रयास करूँगा, इसलिए जो सरल है उसमें ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ूँगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का तीसरा। एक व्यापारी ने 150 टेलीविज़न सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया तो एक टेलीविज़न सेट का मूल्य कितना होगा। ये तो आप सबको पता है कि किसी संख्या में एक ही संख्या का मूल्य ज्ञात करना होता है तो उस संख्या के अंदर भाग देने का प्रोसेस होता है। तो यह 8,07,750 है, इसमें 150 का भाग देना होता है। अब आप सोचते होंगे कि 150 का भाग दें तो कैसे दें। तो आपको 150 का भाग नहीं देना है, जो संख्या कटती है उस संख्या को आप आसानी से काट सकते हो। जैसे मैं इस एक जीरो ये जीरो है, मैं इसे काट देता हूँ। 0 से 0 हमेशा कटता है। 0 से 0 काट देने पर बाद में जो संख्या बचती है वो आपका भाग देने में सरलता हो जाएगी। जैसे अब बचा है आपका 80,775 में 15 का भाग दे दोगे तो आपका उत्तर जो होगा 5,385 रुपये होगा। यानी एक सेट का मूल्य कितना लगेगा, 5,385 रुपये एक सेट का मूल्य लगने वाला है। इतने रुपए एक सेट के दोगे तो आप 150 टेलीविज़न खरीद सकते हो। इसी तरह बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। मैं आप आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है 15 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। आपको 15 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। आपको पता है गुणज लिखने के लिए आपको कोई भी गुणज पूछे आप उसका पहाड़ा लिख दीजिए, वही उसका गुणज होता है। जैसे 15 का गुणज 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 45, चौका 60, 5 75, सकड़े 90। इस तरीके से आप गुणज ज्ञात कर सकते हो। अगला प्रश्न जो है दूसरा 7वें का, 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको ये प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आया होगा। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इस प्रश्न को समझाने की, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको 7 का और 11 का गुणज तो निकालना है। गुणज निकालने के बाद में समान गुणज का पता करना है, सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है। तो 7 का पहाड़ा बोलोगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 दाई 70, 7 11 77। इसी तरह 11 दूना 22 और 11 7 77। इस तरीके से बोलते रहोगे तो ये 77 यहाँ और यहाँ 77 दोनों समान है। तो सबसे छोटा समान गुणज यहीं मिल रहा है, समानता यहीं मिल रही है, इसलिए कहा है कि 77 जो है ये समान गुणज है, सबसे छोटा समान गुणज है। समझ में आया होगा आपको। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न देख लेते। 36 और 72 का महत्तम समापूर्तीय यानी HCF ज्ञात करना है। महत्तम समापूर्तीय ज्ञात करना है तो इसका महत्तम समापूर्तीय ज्ञात करते हैं तो 36 होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, हल करना है। जैसे 1/5 और 4/5।
यानी 1 और 4 कितने हुए, 5 हुए, और ये दोनों हर समान है तो एक हर लिखा जाएगा इसके अंदर। अब 5 को 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 1 होने वाला है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है 2/5 और 1/7। इसमें हर समान नहीं है, यहाँ तो हर समान थे तो आपने दोनों में से एक हर लिख दिया और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया, परंतु यहाँ तो हर समान है नहीं। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसके अंदर आपको लसप ज्ञात करना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो गया। अब इनको इनसे गुणा करेंगे, इनको इनसे गुणा करेंगे। 7 को 2 से गुणा किया तो 14 हो गए, प्लस 5 को 1 से गुणा किया तो 5 हो गए, तो 14 और 5 19 हो गए। तो 19/35 जो है ये आपका सही उत्तर इसमें होने वाला है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर -10 और -2 है, इन दोनों को जोड़ते तो -12 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मापन की समझ पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि आपको मापन की समझ है या नहीं, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। अगर इस बात का आपको पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से 6750 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 6750 का ग्राम में बदलेंगे तो 6 किलोग्राम तो पूरे हो जाएंगे और 750 ग्राम हो जाएंगे। इसी प्रकार किलोग्राम दे रखा है, उसको ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे 3.5 किलोग्राम है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, और ये दे रखा 6750, इसमें 1000 का भाग देंगे, तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को। 5 घंटे 45 मिनट और 7 घंटे 15 मिनट को जोड़ते हैं तो 13 घंटे होते हैं। ये तो आप जोड़ आती है, आपको आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 57 रुपये 50 पैसे हैं तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो 57 रुपये 50 पैसे इंटू 15 तो 882 रुपये 50 पैसे इनका मूल्य होगा। तीसरा प्रश्न, भिन्न 3/4 का प्रतिशत में बदलना। 3/4 को प्रतिशत में बदलना, 3/4 इंटू 100 करेंगे और आप इसको इनसे गुणा करके इनका भाग दे देंगे तो 75% होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 का पहला प्रश्न जो है कि एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध तो बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रह गया। 25 लीटर दूध है टोटल, उनमें 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच देता है, तो उसके बाद में उनके पास जो दूध बचता है वो 9 लीटर 750 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर दूध बचता है। देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये हो तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। 372 रुपये में कितने केले आने वाले हैं, आप इसको ज्ञात करेंगे। तो 1 दर्जन केले के 36 रुपये, कहने का मतलब 1 दर्जन में कोई भी वस्तु होती है तो 1 दर्जन में कितनी होती है, 12 वस्तु होती है। अब 12 केलों का मूल्य 36 रुपये है तो 1 केले का मूल्य कितना हुआ, 3 रुपये हुआ। 1 केले के 3 रुपये लगते हैं तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे, 372 में कितने केले आएंगे, तो 372/3 करेंगे तो कितने केले आ रहे हैं, 124 केले आ रहे हैं। 124 केले आ रहे हैं। अब यहाँ पे 124 केले आ रहे हैं तो आपको क्या करना, दर्जन में बदलना हो तो दर्जन में भी बदल सकते हैं। 12 एकम 12 04.1, तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, दर्जन में बदलना है, तो आप दर्जन में भी इसे बदल सकते हो क्योंकि 124 केले आ रहे हैं, 124 केले हैं वो आपके आ रहे हैं, इसको दर्जन में बदल सकते हो। इस तरीके से दर्जन में भी बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठे का तीसरा। यदि मूलधन 5000 रुपये है, दर 8% है, समय 3 वर्ष है, तो आपको एक सूत्र देते हैं कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ये एक सूत्र होता है ब्याज ज्ञात करने का। ये सूत्र होता है ब्याज ज्ञात करने का। सूत्र पूछे तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100।
इसी तरीके से अपन करेंगे तो मूलधन इसमें 5,000 है, समय 8%, दर 8% है और समय है आपका 3 वर्ष है, बटे 100 कर दिया तो यहाँ पे 1200 रुपये ब्याज होता है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। आधारभूत ज्यामिति की समझ से संबंधित प्रश्न है। 12 नंबर में सत्य और असत्य का पता करना है कि वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यहाँ दो समकोण के बराबर यानी एक समकोण 90 डिग्री का होता है तो दो समकोण यानी 180 डिग्री और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण की माप 360 होती है, बिल्कुल गलत है। प्रतिवर्ती कोण की मान 360 नहीं होती है, इसलिए ये असत्य है। तीसरा देख लेते हैं। दो पूर्व कोणों का योगफल 180 होता है, बिल्कुल असत्य है, ये भी सत्य नहीं, सही नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की जो संख्या है वो बतानी है। तो 500 रुपये के नोट में भुजाएं 4 होंगी और कोने भी 4 होंगे। पासे में कुल पृष्ठ यानी कुल फलक कुल कोने की संख्या, तो जो फलक जो भुजाएं होती हैं वो 12 होती हैं और कोने होते आपके 8 होते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी 60-60 डिग्री के समान होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 जो है इसमें आपको परिमाप ज्ञात करना पहले के अंदर। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए भुजा इंटू 4 होता है, यानी आपने 4 बार इसे जोड़ना। 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी और 3.5 सेमी को जोड़ेंगे तो 14 सेमी होगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 6 को 3 से गुणा करना है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू 7 AD, ए से डी है ये 7 है और ये 8 जो है आपका बी से सी जो है ये 8 है। तो इनको गुणा करने के बाद 2 का भाग देते तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कोण है, इसका माप निकालते हैं तो 120 डिग्री होता है। आप भी चांदे की सहायता से पता कर सकते हो कि ये कोण है वो कितने डिग्री का है। रेखाखंड M और N जो है ये कितने सेंटीमीटर की है। मैंने स्केल के माध्यम से इसको नाप कर देखा तो ये 5 सेंटीमीटर थी। प्रश्न नंबर 3। इस कोण को देखोगे तो ये 150 डिग्री का कोण है और ये कोण जब 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है तो वो अधिक कोण की श्रेणी में आता है। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न का जो पहला है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो 6 × 6 × 6 यानी 18 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप है। दूसरा प्रश्न, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेमी है तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्गाकार कोई भी चीज़ होती है उनका क्षेत्रफल ज्ञात भुजा स्क्वायर, यानी एक भुजा का मान आपको पता है तो भुजा इंटू भुजा यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है तीसरा, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको सूत्र याद होना है 2πr। 2πr बराबर 198 r 198 बटा पाई 2π यानी 198 करके 2 पाई का मान होता 22/7 तो 7 जो है ऊपर चला जाएगा तो 198 × 7 बटे 2 × 22। इन दोनों को गुणा करोगे 63 होगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 होगा। काटने पर 63.63/2 जो उत्तर आ रहा है ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या हो गई है। इसी तरह से आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ पर आधारित प्रश्न जो है उसे अपन हल करेंगे। संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखना है। जैसे 4 का टेली चिन्ह है, 4 लाइनें खींच लो। 7 का टेली चिन्ह है, 4 लाइन खींचने के बाद में जो टेढ़ी लाइन खींचते हो इसका मतलब ये 5 का एक ग्रुप हो गया, पीछे 2 बची 7 हो गया।
13 का टैली चिन्ह पूछा है तो 4 का एक लाइन खींचने में एक ग्रुप बनाया 5, 5 10 और 3 13 हो गया। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 18 में 5 प्लस 23, 23 में 5 प्लस 28, 28 में 5 प्लस किया 33, 33 में 5 प्लस किया 38, 38 में 5 प्लस किया तो 43 आ गए हैं। इसी तरीके से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, इसी तरह पैटर्न ये पहाड़े के माध्यम से आगे बढ़ गया है। इसका पैटर्न देखते हैं। तीसरा, 5 में 11 प्लस किया तो 16 हुआ, 16 में 33 प्लस किया यानी 11 का 3 गुना करके किया तो 49 हुआ, और 33 का 3 गुना 99 करके किया तो 148 हुआ, 148 हुआ, और फिर 99 का 3 गुना करके 297 हुआ, 297 48, 148 में प्लस किया तो 445 हुआ, फिर 297 को 3 गुना किया तो 891 हुआ, 891 और 445 जोड़ा तो 1336 उत्तर आया। इस तरीके से ये पैटर्न आपका आगे बढ़ता गया। आगे प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरने हैं। जैसे 12 और 14 को गुणा किया 26 आए, 16 और 18 को गुणा किया 34 आए, तो आप कर सकते हैं गुणा नहीं करना, जोड़ना है। 12 और 14 को जोड़ा तो 26 आए, 16 और 18 को जोड़ा 34 आए, तो 14 और 16 को जोड़े तो 30 हो गए, 30 और 26 को जोड़े 56 हो गया, 30 और 34 को जोड़ा 64 हो गया, 56 और 64 को जोड़ा 120 हो गया। इसी तरीके से 15 और 23 को जोड़ेंगे 38 हो गया, 19 और 27 को जोड़ा 46 हो गया, और यहाँ 27 और 23 को जोड़ा 50 हो गया, 50 और 38 को जोड़ा 88, 50 और 46 को जोड़ा 96, और 88 और 96 को जोड़ा 184 हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ गुणा किया है, 13 को 12 से गुणा किया 156, फिर यहाँ 13 को 14 से गुणा किया 182, यहाँ 14 को 15 से गुणा किया 210 हुए हैं। अब इन दोनों को गुणा किया 156 और 82 को तो 28,392, फिर 182 और 210 को गुणा किया तो 38,220, फिर 28,382 और 92 और 38,220 को गुणा किया तो आपका ये उत्तर आता है। 20 का पहला देख लेते हैं कि दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। जैसे ये पालतू पशु है, 2 पशु रखने वाले परिवार कितने हैं? इसमें 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या बतानी है। तो 2 पशु रखने वाला 1 2 3 4 4 जने हैं जो 2 पशु रखते हैं। यदि एक चित्रालेख में ये जो है 10 विद्यार्थी को दर्शाता है तो ये कितने को दर्शाएंगे? 40 विद्यार्थी को दर्शाएंगे। तीसरा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है तो 0 1 2 3 4 5 संख्या होगी बटा 5। 10 में इनको जोड़ा 10 हुआ 5, 10 में 5 का भाग दिया 2, इसका माध्य हो गया। इसी तरीके से आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है वो अपना पूरा होता है। इसी कड़ी में आगे अपन कार्यपत्रक 1 से शुरुआत करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।